स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 इंग्लिश का काठमांडू चैप्टर को समझेंगे। ये चैप्टर में बच्चों आपको पढ़ने से पहले यहाँ पर ऑथर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि क्या आपको ट्रैवल करना पसंद है। यहाँ पर राइटर जो है वो विक्रम सेठ हैं, उनको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है और उन्होंने अपनी बुक हेवन लेक में चाइना से इंडिया तक की जर्नी डिस्क्राइब की है। क्या आपने अजमेर शरीफ, मदुरई जैसे होली प्लेसेस के बारे में सुना है और आपकी सिटी में कोई होली प्लेस कैसा दिखता है? ये सब क्वेश्चंस आपको चैप्टर के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर राइटर जो है विक्रम सेठ, वो काठमांडू में एक सस्ते रूम में रुकते हैं जो टाउन के सेंटर में है और वो घंटों तक वहाँ पर रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो मिस्टर शाह के बेटे और भतीजे के साथ काठमांडू के दो सबसे सेक्रेड यानी कि पवित्र टेम्पल्स विजिट करते हैं जो हिंदूज और बुद्धिस्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में बच्चों आपको बताया है कि पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में। टेम्पल के बाहर एक बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है कि एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। यहाँ का एटमॉस्फेयर फेब्राइल कन्फ्यूजन का मतलब होता है बच्चों की बहुत ज़्यादा भीड़ वाला और हलचल वाला, यानी कि कंप्लीट क्योस वाला है। मंदिर के ग्राउंड्स में प्रीस्ट्स, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पिजन्स और डॉग्स घूम रहे हैं। राइटर और उनके कंपेनियंस थोड़े फूल ऑफर करते हैं। इतने सारे वर्शिपर्स हैं कि प्रीस्ट का अटेंशन पाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं। नेपाल रॉयल फैमिली की एक प्रिंसेस आती है और सब उनको झुककर नमन करते हैं। मेन गेट पर कुछ सैफ्रॉन क्लैड वेस्टर्नर्स अंदर जाने की परमिशन के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन पुलिसमैन को यकीन ही नहीं होता कि वो हिंदू हैं, क्योंकि सिर्फ हिंदूज को ही अंदर जाने की परमिशन है। दो बंदरों के बीच में लड़ाई हो जाती है। एक बंदर दूसरे का पीछा करता है, वो एक शिवलिंग पर कूदता है, फिर टेम्पल के अराउंड और होली बागमती रिवर तक चीखता हुआ भागता है। रिवर के किनारे एक डेड बॉडी को जलाया जा रहा है। वॉशर वुमेन कपड़े धो रही है और बच्चे नहा रहे हैं। एक बालकनी से फूलों और पत्तों की एक टोकरी जो मुरझा गए हैं रिवर में गिराई जाती है। रिवर बैंक पर एक छोटा सा श्राइन यानी कि मंदिर आधा बाहर निकला हुआ है स्टोन प्लेटफॉर्म से। माना जाता है कि जब ये पूरा बाहर आ जाएगा तब देवी अंदर से निकल जाएंगी और कलयुग का एविल पीरियड धरती पर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ में बच्चों यहाँ पर बताया है कि पशुपतिनाथ के कंट्रास्ट में बौद्धनाथ स्तूपा में एक शांति का एहसास है जिसे हम सेंस ऑफ स्टिलनेस भी बोलते हैं। ये काठमांडू का एक बुद्धिस्ट श्राइन है। इसका बहुत बड़ा सफ़ेद डोम है जिसके चारों तरफ एक रोड है। उसके आउटर एज पर छोटी दुकानें हैं जिनमें से बहुत सारी तिब्बती इमिग्रेंट्स की है। यहाँ पर फेल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स और सिल्वर ज्वेलरी खरीदी जा सकती है। यहाँ भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। बिजी स्ट्रीट्स के बीच ये एक शांति की जगह है जिसे हम हेवन ऑफ क्वाइटनेस भी बोलते हैं। नंबर 4 पैराग्राफ में बताया गया है कि काठमांडू सिटी का जनरल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। ये विविध मर्केनरी रिलीजियस सिटी है। सबसे नैरो और बिजी स्ट्रीट्स पर भी फूलों से सजे देवताओं के छोटे श्राइन्स यहाँ पर मिलेंगे। वहाँ पर फ्रूट सेलर्स, फ्लूट सेलर्स, पोस्ट कार्ड्स बेचने वाले हॉकर्स हैं। शॉप्स में वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, फिल्म रोल्स और चॉकलेट भी मिलती हैं। या कॉपर के बर्तन और नेपालीज एंटीक्स भी हैं। रेडियो से फिल्म सॉन्ग जोर से बजते हैं, कार हॉर्न्स बजते हैं, बाइसिकल बेल्स रिंग करती हैं, मोटरसाइकिल्स बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं और वेंडर्स अपना सामान चिल्ला चिल्ला कर बेचते हैं। राइटर माइंडलेस तरीके से खुद को इंडल्ज करते हैं। वो बादाम की मिठाई जिसे हम मर्जी पैन कहते हैं, चारकोल ब्रेजियर पर भुना हुआ भुट्टा, कॉर्न ऑन द कॉब जो लिखा हुआ है, खरीदते हैं जिस पर सॉल्ट, चिली पाउडर और लेमन लगा हुआ होता है। वो 2 लव स्टोरी कॉमिक्स और एक रीडर्स डाइजेस्ट भी खरीदते हैं। ये सब वो कोका कोला और एक सिकनिंग ऑरेंज ड्रिंक के साथ पीते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा फील होता है।
नंबर 5 पैराग्राफ में राइटर अब घर वापस जाने के रूट के बारे में सोचते हैं। अगर उन्हें सिर्फ ट्रैवल का शौक होता तो वो बस और ट्रेन से पटना जाते, फिर गंगा में सेल करते हुए बनारस और इलाहाबाद जाते, फिर यमुना में आगरा से दिल्ली जाते। लेकिन वो बहुत थक चुके हैं और होम सिक हैं। आज अगस्त का लास्ट डे है। वो खुद को बोलते हैं कि सीधे घर ही जाना है। वो नेपाल एयरलाइंस के ऑफिस जाकर अगले दिन की फ्लाइट का टिकट खरीद लेते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से भी आता है कि पहले वो कहाँ कहाँ घर वापस जाने का सोच रहे थे, कि किस किस रूट से वो घर जाएंगे और किस किस तरफ से वो होकर निकलेंगे। तो यहाँ पर ये आपको पूरा याद रखना है। पैरा नंबर 6 में राइटर जो है वो होटल के पास स्क्वायर के कॉर्नर में खड़े फ्लूट सेलर को देख रहे हैं। उसके हाथ में एक पोल है जिसके ऊपर से 50 या 60 बांसुरीज अलग अलग डायरेक्शंस में बाहर निकली हुई हैं, जैसे कि पॉर्क्यूपिन के क्विल्स। ये सारी बैम्बू की बनी हुई हैं। क्रॉस फ्लूट्स और रिकॉर्डर्स भी हैं। कभी कभी वो पोल को जमीन पर रखता है, एक फ्लूट सिलेक्ट करता है और कुछ मिनट के लिए उसे बजाता है। फ्लूट की आवाज जो है वो ट्रैफिक के शोर और हॉकर्स की आवाजों के ऊपर साफ सुनाई देती है। वो धीरे सोचते हुए मेडिटेटिवली बजाता है, बिना किसी ज्यादा शो ऑफ करे। वो अपने सामान को चिल्लाकर नहीं बेचता। कभी कभी वो सेल करता है, लेकिन क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे में, जैसे कि सेल करना उसका मेन काम का एक छोटा सा हिस्सा हो। कभी कभी वो बजाना बंद करके फ्रूट सेलर से बात भी करता है। राइटर इमेजिन करते हैं कि ये कई सालों से उसकी लाइफ का पैटर्न रहा होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि राइटर को स्क्वायर से दूर जाना मुश्किल लगता है। फ्लूट म्यूजिक हमेशा उन्हें ऐसे ही अफेक्ट करती है। वो कहते हैं कि फ्लूट म्यूजिक एक ही टाइम पर सबसे यूनिवर्सल और सबसे पर्टिकुलर साउंड है। दुनिया में ऐसी कोई कल्चर नहीं जिसमें फ्लूट ना हो, जैसे रीड ने, रिकॉर्डर, जापानीज शकुहकची, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की डीप बांसुरी, साउथ अमेरिका की क्लियर या ब्रीदी फ्लूट्स, हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स। हर फ्लूट का अपना स्पेसिफिक फिंगरिंग और कंपास यानी कि रेंज होता है। हर फ्लूट अपनी एसोसिएशंस बनाती हैं। फिर भी किसी भी फ्लूट को सुनना राइटर के अकॉर्डिंग सभी इंसानों की कॉमनैलिटी में खिंच जाना है। ये म्यूजिक ह्यूमन वॉइस के फ्रेजेस और सेंटेंसेस के सबसे करीब होता है। इसकी मोटिव फोर्स यानी चलाने वाली जो शक्ति होती है वो भी लिविंग ब्रेथ है, यानी सांसें हैं। इसे भी रुकना और सांस लेना पड़ता है आगे बढ़ने से पहले। लास्ट पैराग्राफ में बच्चों बताया गया है कि राइटर को हैरानी होती है कि बांसुरी के कुछ फेमिलियर फ्रेजेस उन्हें इतना इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले जब भी वो लंबी गैर हाजिरी के बाद घर वापस आए हैं अब्रॉड से, तो उन्होंने ऐसे डिटेल्स पर शायद ही ध्यान दिया है और सर्टेनली उन्हें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस यानी सिग्निफिकेंस नहीं दी जितनी वो अब दे रहे हैं। अब जब राइटर यहाँ पर इतनी गहरी सोच में है कि पहले कभी किसी फॉरेन ट्रिप के बाद वापस आने पर उसने इतनी छोटी डिटेल्स को महसूस नहीं किया, लेकिन अब काठमांडू की आवाज़, फ्लूट की धुन और घर की याद सब कुछ एक साथ उनके दिल को छू रही है। तो काठमांडू एक सिटी ही नहीं, एक एक्सपीरियंस है, कैओटिक भी है, स्पिरिचुअल भी और म्यूजिकल भी। तो आपको ये जर्नी बच्चों कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर में।